रो के अपने मन को हल्का करने के बाद हेरांग प्रिंस लीरिम को थैंक्स करती है उसे प्राइवेट टाइम और स्पेस देने के लिए। प्रिंस लीरिम प्रिटेंड करता है कि वो उसे प्राइवेसी देने के लिए बाहर नहीं आया था, वो तो बस बाहर बैठ के बुक पढ़ना चाहता था, इसमें थैंक्स करने लायक कुछ है ही नहीं। जाते जाते लीरिम ठहर के उसे टीज करने के लिए कहता है, अगर तुम्हें फिर कभी रोने का मन हो यहाँ आ सकती हो, जगह खाली रहेगी तुम्हारे लिए। इससे पहले हेरांग का दिल पिघलता लीरिम के लिए वो आगे कहता है, मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम जब आंसुओं को रोकने की कोशिश करती हो तो बहुत बदसूरत लगती हो और मैं नहीं चाहता ये ऐसा बदसूरत चेहरा कोई और देखे। टीज होने के बाद भी हेरांग स्माइल कर रही थी और टीज करने वाला लीरिम तो पूछो नहीं, ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सी जन्नत पाली हो उसने। हेरांग का मूड जो लीरिम की वजह से थोड़ा अच्छा हुआ ही था वो फिर से खराब होने की सिचुएशन में आ जाता है जब उसे पता लगता है कि उसके पिटीशन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए असिस्टेंट क्लर्क ने काम पर आने से मना कर दिया है और अब असिस्टेंट क्लर्क जो एक्स्ट्रा ऑफिशियल टास्क संभालते थे वो अब हिस्टोरियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड हो गए थे, जिसकी वजह से काम उनका बहुत बढ़ गया था। ऑफिसर में सारा काम हेरांग को अकेले संभालने के लिए दे देते हैं क्योंकि ये सब की रिस्पॉन्सिबल है तो हेरांग ही, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसे ही लेनी पड़ेगी और वो नजर भी रखते हैं कि कोई उसकी हेल्प ना करे। हेरांग को वो सारा काम जो कई सारे असिस्टेंट क्लर्क मिलके करते थे अब अकेले करना पड़ रहा था। जाहिर सी बात है अब उसके लिए दिन और रात सब एक हो गए थे। एक रात वो ऐसे ही काम में लगी हुई थी एकदम अकेले। कल लास्ट डे था उसे अपना दिया गया पूरा काम सबमिट करने के लिए, पर बेचारी बहुत थक चुकी थी, वो फिजिकली भी और मेंटली भी। इवेंचुअली वो नींद की बाहों में समा जाती है और एक साया उसके सामने देखा जा सकता था। नेक्स्ट मॉर्निंग हेरांग की नींद खुलती है, वो शॉक हो जाती है देख के कि सारे टास्क कंप्लीट है। उसे याद नहीं आ रहा था कि सच में उसने रात भर में सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। उसके हिस्टोरियन दोस्त नोटिस करती है उसके चेहरे पर लिखे वर्ड्स को जो चाइनीज में लिखा हुआ था, ची ची चिड़िया। हेरांग क्विकली इसे धुल के साफ कर लेती है, उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये किसका काम है। इधर हमें वो महानुभाव दिखते हैं जिन्होंने रात भर कड़ी मेहनत की है और इन वो चीजें भी कराई है और अब दोनों ही थके हाथ पीछे पड़े हुए बिस्तर पे। कल की पूरी थकान पूरे दिन बिस्तर पर गिर के निकालने के बाद नेक्स्ट डे फिर तैनात हो जाता है लीरिम सांबो के साथ हेरांग के इंतजार में। जब काफी देर हो जाती है और हेरांग की परछाई तक भी उसे आती हुई नहीं दिखती तो वो डिसाइड करता है कि वो आसपास वॉक के लिए जाना चाहता है बेस बदल के, और उसकी आसपास की वॉक कुछ ज्यादा ही लंबी वॉक में बदल जाती है और वो वॉक करते सीधे हेरांग के हिस्टोरियन ऑफिस के सामने ही पहुंच जाता है। एक्चुअली में वो बहुत बेचैन हो रहा था और तसल्ली लेना चाहता था कि हेरांग को अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है हिस्टोरियन ऑफिस में, और हेरांग को सही सलामत ऑफिस से निकलते हुए देख के एक जगमगाती स्माइल उसके फेस पर छा जाती है। सांबो तक के माइंड में भी ये स्माइल देख के सवाल आता है, चेहरे पर ये स्माइल का क्या मतलब है। उसे कोई जवाब मिलता गुंडे ऑफिसर यांग इन दोनों को देख लेते हैं और सवाल करते हैं कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। जाहिर था वो सांबो को पहचानता था पर लीरिम को नहीं, क्योंकि लीरिम जो हमेशा कैद में रहता है किसी ने भी उसका चेहरा देखा ही नहीं था। इसका फायदा उठा के सांबो कह देता है ये पैलेस में ही काम करता है, रास्ता भटक गया था। अब बात आती है कि पैलेस में किस डिपार्टमेंट में काम करता है। लीरिम कुछ उल जलूल जवाब देकर भांडा फोड़ता सांबो फिर रेस्क्यू करता है, ये रॉयल सेक्रेटरीट से भेजा गया है असिस्टेंट क्लर्क की एब्सेंस में काम में हेल्प करने के लिए, और ये हिस्टोरियन को तो हेल्पर की जरूरत थी ही, वो लीरिम को अपने ऑफिस में ले आते हैं। अदर साइड लीजिन का मूड आज कोई भी ऑफिशियल काम में इन्वॉल्व होने का बिल्कुल नहीं था। वो अकेले ही कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था, पर साहुई फिर भी अपनी हिस्टोरियन की ड्यूटी निभाने आ जाती है। लीजिन उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन साहुई अपनी ड्यूटी पूरा करने के लिए इंसिस्ट करते हुए कहती है, जैसे आपकी कुछ ड्यूटीज है वैसे मेरी भी कुछ ड्यूटीज है जिन्हें मैं अवॉइड नहीं कर सकती, और वैसे भी आपके सामने होते हुए भी आप मुझे एक इनविजिबल की तरह ही ट्रीट करते हैं, तो आज भी वही करिएगा। लीजिन की बोलती बंद हो जाती है और कुछ देर साहुई को ऑब्जर्व करने के बाद उससे सवाल पूछता है, तुम्हारे जैसे लड़के ने हिस्टोरियन बनने जैसा मुश्किल प्रोफेशन क्यों चुना? एक ऐसी लड़की जिसके फादर हाई रैंक ऑफिशियल है, मान सम्मान पावर पैसा सब कुछ तो है तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे पास, तो फिर ऐसी आरामदायक जिंदगी छोड़ के हिस्टोरियन बनना डिसाइड क्यों किया? साहुई जवाब देती है, हाँ
पैसा हो या पावर, सब मेरे फादर के पास बहुत है, पर मेरे पास ना पावर है ना पैसा। फादर का पैसा, पावर, सब कुछ एक दिन मेरे फादर के अडॉप्टेड बेटे को मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो एक लड़की हूँ, इसलिए मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है और इसीलिए मैंने हिस्टोरियन बनना डिसाइड किया अपनी पहचान बनाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हेरांग की साइलेंट चीख निकल जाती है ऑफिस में ली रिम को देख के, और उससे बड़ा झटका तब लगता है जब गुंडे ऑफिसर यांग बताते हैं कि ये ऑफिस ऑफ सेक्रेटरीट से भेजा गया सर्वेंट है। हेरांग ली रिम उर्फ मिस्टर सर्वेंट को अपने अंडर में ले लेती है और अपने साथ ही काम में इन्वॉल्व रखती है। हेरांग चाहती थी कि जल्दी से ली रिम टाइम मिलते ही यहाँ से चला जाए, पर हमारे प्रिंस ली रिम को अपनी कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के यहाँ रह के काम करना एक्साइटिंग लग रहा था। इतने लोगों के बीच रहना, घूमना फिरना, ये एक नया एक्सपीरियंस था उसके लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था, उसे हेरांग का साथ मिल रहा था, उसके काम का बोझ थोड़ा हल्का करने को मिल रहा था। तो ऑल इन ऑल उसका कोई मूड नहीं था इस सर्वेंटगिरी को फिलहाल के लिए छोड़ने का, चाहे उसे बार बार काम खराब करने की वजह से गुंडे ऑफिसर यांग से चुभने वाली डांट सुनने तक को मिल जाए, बदन उसका टूट के बिखरने के लायक हो जाए, तब भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ी देर बाद इन दोनों को पैलेस के बाहर आम लोगों की रियल बट शॉकिंग स्टोरीज को रिकॉर्ड करने के लिए भेजा जाता है। ऑब्वियस था कि प्रिंस ली रिम को लोगों से डील करना नहीं आता था और वो हेरांग की हेल्प करने के चक्कर में उसको इरिटेट कर रहा था, क्योंकि जो प्रॉब्लम ली रिम की वजह से क्रिएट हो रही थी, हेरांग को ही उसके लिए कवर अप करना पड़ रहा था। हालांकि इन सब के बीच धीरे धीरे इनकी ऑकवर्डनेस दोस्ती में बदल रही थी। रात में सेकंड एडवाइजर मिन के ऑर्डर पर कुछ आदमी मोहवा के घर इन्वेस्टिगेट करने आते हैं, जिसकी भनक जेकंग को लग चुकी थी। सो वो उसके घर में पहले से ही छुप के आ जाता है और उसके आने पर वही डोर ओपन करके उन्हें चेक करने से पहले ही रोक लेता है। ये लोग तो चले जाते हैं, पर मोहवा की तलवार जेकंग के गले पर तन जाती है। अभी इस बार तो वो उसे छोड़ देती है इस वार्निंग के साथ कि नेक्स्ट टाइम वो उसके सामने आया तो ये तलवार रुकेगी नहीं। इधर हेरांग और ली रिम पैलेस के बाहर ही फंस गए थे, क्योंकि रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी और इतना टाइम हो चुका था कि कर्फ्यू लग चुका था। मतलब अब हेरांग ली रिम को पैलेस में भेज नहीं सकती थी। कर्फ्यू लगने की वजह से रॉयल गार्ड्स एरिया में पेट्रोलिंग करते हुए चेक कर रहे थे कि इस टाइम अब कोई बाहर तो नहीं है। एंड क्योंकि ली रिम के पास आईडी कार्ड भी नहीं था, जिसे पकड़े जाने पर बिना आईडी कार्ड के वो प्रॉब्लम में पड़ सकता है, हेरांग को झूठ मूठ में लवर्स होने की एक्टिंग करना पड़ता है उसे बचाने के लिए। ये एक्टिंग ली रिम की सहन शक्ति से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी। उसका दिल जोर जोर से बीट कर रहा था। पहली बार जो किसी फीमेल ने उसे ऐसे हक किया था। गार्ड्स पेन के लवी टवी मूवमेंट को देख के हंसी में टाल देते हैं कि आजकल के नौजवान अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, समय तक को भूल जाते हैं। चूँकि अब ली रिम का पैलेस जाना तो पॉसिबल नहीं था, सो हेरांग उसे अपने घर ही ले आती है। हेरांग की मेड फिर एक्साइटमेंट से पागल हो जाती है ली रिम जैसे हैंडसम लड़के को हेरांग के साथ देखे, वो भी इतनी रात में, और हेरांग को बोल देती है ऐसे हैंडसम लड़के पर तो टूट पड़ना चाहिए आपको, इससे पहले कोई और लड़की इसे लूट ले। और सिर्फ यही नहीं, वो बहाने बना के हेरांग को ली रिम के साथ एक ही रूम शेयर करने के लिए मजबूर कर देती है। दोनों ही एक रूम में बैरिकेड्स लगाने के बाद भी सो नहीं पा रहे थे सही से। अल्टीमेटली ली रिम बाहर सोने का डिसाइड करता है, जिससे हेरांग आराम से बिना अनकंफर्टेबल हुए सो सके। जाने से पहले वो हेरांग को चीची चिड़िया कहकर पुकारता है, और अब हेरांग को रियलाइज होता है कि उस रात उसकी हेल्प करने वाला और उसके फेस पर ये चित्रकारी करने वाला यही महापुरुष था। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और आज के इनके लव और हग वाले मूवमेंट उसके दिमाग में फ्लैश होते ही चेहरा गुलाबी हो जाता है उसका। ली रिम भी बाहर जाके भी सो नहीं रहा था, वो भी हेरांग की तरह उसके बारे में सोच सोच के स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग सारे हिस्टोरियन अब थक चुके थे असिस्टेंट क्लर्क के कामों को संभालते हुए, सो वो प्लीड करते हैं गुंडे ऑफिसर यांग से कि वो ये मैटर असिस्टेंट क्लर्क के साथ मिलकर सॉल्व करे, एक हेड के तौर पर उनसे माफी मांग के। ओफो, देख गुंडे ऑफिसर यांग माफी मांगे किसी से, नमक मीठा हो सकता है, पर ये गुंडे ऑफिसर यांग झुक जाए किसी के सामने, ये नहीं हो सकता। ऑफिसर मिन एक कदम आगे बढ़ाते हैं कि माफी वो मांग लेंगे, और गुंडे ऑफिसर यांग के सर से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। अरे हाँ, मेरे जैसे की माफी मांगने से उन्हें कहाँ फर्क पड़ेगा। सेकेंड एडवाइजर मिन का बेटा ऑफिसर मिन माफी मांगेगा, तब तो
वो क्या, उनका पूरा खानदान हमारी बात मानेगा। हे रंग भी इस माफीनामे में अपना नाम देती है कि वो भी ऑफिसर मिन के साथ जाएगी। अब ये पिटीशन वाला मैटर शुरू तो उसी से ही हुआ है। सारे असिस्टेंट क्लर्क को खुश करने के लिए ये दोनों उन्हें एक्सपेंसिव फूड और ड्रिंक्स की ट्रीट देते हैं। पहले तो ये सब बड़े नखरे दिखाते हैं, खाने को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये खाना इतना अच्छा नहीं है, पर किसी तरह वो खा लेंगे। और कुछ देर बाद वो अपना रंग दिखाते हैं और डिमांड करते हैं हेरांग से कि वो उनके सामने झुक के उनसे माफी मांगे। ऑफिसर मिन यहाँ हेरांग को डिफेंड करते हैं और इन क्लर्क को इनडायरेक्टली धमकाते हैं एक रिकॉर्ड बुक दिखा के कि इसमें इनके किए गए आज तक के इलीगल कामों के रिकॉर्ड्स हैं। और हेरांग भी ऑफिसर मिन की बातों में हाँ मिलाती है। फाइनली दोनों मिलकर इन सब का मुंह बंद करवा के उन्हें काम पर वापस आने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो तो बाद में हेरांग को पता लगता है कि वो रिकॉर्ड बुक तो खाली थी, उसमें उन क्लर्क के खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं था। और वो बहुत सरप्राइज होती है कि कोल्ड ऑफिसर मिन को भी झूठ बोलना और बुद्धू बनाना आता है। ऑफिसर मिन एक्सप्लेन करते हैं कि माना बुक में रिकॉर्ड लिखे नहीं है, पर उसके दिमाग में इनकी की गई सारी इलीगल एक्टिविटीज का हिसाब लिखा हुआ है। इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्लो हो रही है, बट हो जरूर रही है। इधर गुंडे ऑफिसर यांग का मसाज सेशन चल रहा था, जैसे इन्होंने पता नहीं कौन से पत्थर उठाए थे। अरे हाँ, चेयर पर हमेशा खाली बैठे रहने से भी तो बॉडी अकड़ जाती है। यही हो रहा है इनके साथ। हेरांग प्रिंस लीरिम को विजिट करती है और उसकी आज तक की हर हेल्प के लिए उसे थैंक्स करती है। इवन लीरिम एग्री ना भी करे कि उसने कोई हेल्प भी की है। यहाँ बातों में लीरिम उसे ज्यादा डिटेल में रीजन वगैरह ना बताते हुए उसे बता देता है कि वो अब स्टोरीज नहीं लिख सकता है। हेरांग इस पे अपना दुख जताती है कि वो अपना कितना बड़ा टैलेंट हो रहा है स्टोरी ना लिखकर। वो लीरिम से डिमांड करती है कि क्यों ना वो उसके लिए कुछ लाइन लिखे। लीरिम के हाथ खुद ब खुद चलने लगते हैं। उसे पता ही नहीं लगता कब वो 2 लाइन उससे लिख जाती है, जिसे वो कह तो रहा था कि ये उसकी फेवरेट पोयम की फेवरेट लाइन है, पर हम समझ सकते हैं कि ये लाइन्स उसने खुद को और हेरांग को सोच के ही लिखी है। वो हेरांग को ये लाइन्स दिखाने में हिचकिचा रहा था क्योंकि ये लाइन्स उसकी हेरांग के लिए फीलिंग को कन्फेस कर रही थी। वो हेरांग को स्पेसिफिकली कहता भी है, देखो गलत मत समझना इन लाइन्स को, मैंने सिर्फ ये लाइन इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे ये पोएम बहुत पसंद है और कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। हेरांग भी इस आनाकानी से इरिटेट हो जाती है और क्यूरियस होकर जबरदस्ती उससे वो पेपर छीनने लगती है। और क्या गलत टाइमिंग थी कि आज पता नहीं कितने समय बाद लीरिम के फादर खुद ही नजारा विटनेस करने यहाँ पहुंच जाते हैं।